दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर फ्रेंच लेखक मोपासां की एक बहुत ही नायाब कहानी। असल में उनकी शॉर्ट स्टोरीज में सबसे ज़्यादा फेमस कहानी यही है। इसका नाम है द बॉल ऑफ फैट, यानी चर्बी की गुड़िया। ये कहानी फ्रांस और प्रशिया के युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। मोपासां ने इस युद्ध को खुद बहुत ही नज़दीक से देखा था और इसीलिए वो इतना सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण इस कहानी में कर पाए हैं। हालांकि इस कहानी का सीधे तौर पर युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। युद्ध के तुरंत बाद की परिस्थितियों का इसमें बहुत ही बारीकी से चित्रण किया गया है और ये कहानी वाकई में इतनी लाजवाब है कि एक बार इसे सुनना शुरू करने के बाद आप अंत तक इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी चर्बी की गुड़िया। पिछले कई दिनों से सेना का बचा खुचा हिस्सा कस्बे से गुजर रहा था। ये नियमित सैनिक नहीं थे, बल्कि सेना से अलग थलग पड़ गए सिपाहियों के बिखरे हुए झुंड थे। चेहरों पर लंबी और गंदी दाढ़ियां थीं। उनकी वर्दियां चिथड़ों में तब्दील हो चुकी थीं। उनके पास ना कोई झंडा था और ना ही रेजिमेंट का कोई दूसरा प्रतीक। ये बिना किसी पहचान के सड़कों से गुजर रहे थे। थकान से पस्त और बेहाल इन सैनिकों को देखकर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें आगे धकेले जा रही हो। कहीं ठहरते ही सब एक दूसरे पर थकान से गिरने पड़ने लगते। कुल मिलाकर ये लामबंद कर दिए गए शांति प्रिय लोगों की भीड़ थी, जो अपने ही हथियारों के बोझ से दोहरे हुए जा रहे थे। इनमें कुछ कुछ टोलियां सतर्क, उत्साही और चुस्त दिखती थीं, जो आदेश मिलते ही हमला करने या भागने के लिए तैयार थीं। और इन्हीं के बीच में थे भीषण लड़ाई में बिखर गई डिवीजन के अवशेष के रूप में कुछ लाल बिरजिस वाले। इन तरह तरह के पैदल सैनिकों से कदम मिलाते कुछ तोपची भी थे और कभी कभी पैदल घिसट रहे किसी घुड़सवार सैनिक का चमकदार हेलमेट भी दिख जाता था, जिसके लिए थोड़ी दूर पैदल चलना भी भारी पड़ रहा होता था। हार का बदला लेने वाले, कब्रिस्तान के नागरिक या मौत से टक्कर लेने वाले, इस तरह के शौर्यपूर्ण नामों से खुद को पुकारने वाले छुट्टा बंदूकचियों की कुछ टुकड़ियां भी बीच बीच में गुजरती थीं, जो देखने में लुटेरे लगते थे। इनका नेतृत्व करने वाले भूतपूर्व कपड़ों के व्यापारी, चर्बी की मोमबत्तियों या साबुन के व्यापारी थे। ये परिस्थितियों के कारण बने योद्धा थे, जिन्हें उनके कुल चिन्हों या फिर मूंछों की लंबाई के आधार पर कमांडर चुन लिया गया था। हथियारों से लदे फंदे और चोटियां बांधे ये लोग दबी आवाज में अभियानों के बारे में इस तरह बातचीत करते थे जैसे दुख सह रहे फ्रांस का दुख वो अपने ही दम पर दूर कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी उन्हें खुद अपने सैनिकों से डर लगता, क्योंकि जेल के ये पंछी शुरू में तो बहादुरी दिखाते, लेकिन बाद में लुटेरे और बलात्कारी साबित होते थे। ऐसी चर्चा थी कि प्रशियाई सैनिक रुएन में घुसने जा रहे हैं। नेशनल गार्ड पिछले 2 महीने से पास के जंगल में निगरानी कर रहे थे और कभी कभी पहरा दे रहे अपने ही साथियों पर गोलियां दाग बैठते थे, या फिर घनी झाड़ियों के पीछे भेड़िए की हल्की सी गुर्राहट पर भी उनकी उंगलियां बंदूक के घोड़ों पर कस जाती थीं। लेकिन अब वे अपने ठिकानों को लौट चुके थे। उनके हथियार, उनकी वर्दियां और वो खतरनाक तामझाम जो 3 मील दूर से ही लोगों में दहशत फैला देते थे, अचानक गायब हो गए थे। आखिरकार सीन नदी पार करके सेंट सीवर और बुर्ग अशार से होते हुए औदेमर पुल पर आखिरी फ्रांसीसी सैनिक आते नजर आए। उनके पीछे तोपखाने के 2 अफसरों के बीच पैदल मार्च करता हुआ जनरल आया। जनरल काफी निराश नजर आ रहा था। वो इस बेमेल खस्ताहाल भीड़ को लेकर कुछ करने की स्थिति में नहीं था। जीतने के आदी लोगों के इस मान मर्दन और अपनी विख्यात बहादुरी के बावजूद बुरी तरह हार जाने से वो खुद खोया खोया सा था। पूरे शहर में तूफान आने से पहले की शांति पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर चुपचाप किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहा हो। चौपट हो चुके उद्योग धंधों के कारण लोग कड़की में दिन बिता रहे थे और आशंका भरी उत्सुकता के साथ विजयी सेना का इंतजार कर रहे थे। वे ये सोचकर ही कांप जाते थे कि कहीं उनकी गोश्त भूनने वाली सलाइयों और रसोई की छुरियों को भी हथियार न समझ लिया जाए। कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि यहाँ पर जिंदगी ठहर सी गई थी। सभी कुछ रुक गया था। दुकानें बंद थीं, सड़कें सूनी। कभी कभी इस खामोशी से डरा कोई बाशिंदा दीवारों के किनारे किनारे तेजी से गुजरता दिख जाता था। इंतजार के इन लंबे पलों ने अब लोगों को बेसब्र बना दिया था। वो चाहते थे कि अब दुश्मनों से आमना सामना हो ही जाए। फ्रांसीसी सेना की कस्बे से रवानगी की अगली दोपहर न जाने कहाँ से आए कुछ घुड़सवार चुस्ती के साथ कस्बे से गुजरे। कुछ ही देर बाद सेंट कैथरीन की तरफ से आता काला हजूम दिखाई दिया।
विजेता सैनिकों की 2 दूसरी टुकड़ियां दारनेतल और ब्याव्सगिलोम की तरफ से आ रही थीं। तीनों टुकड़ियों के अगले दस्तों की मुलाकात होटल द विल चौराहे पर हुई। आसपास की सभी सड़कों से जर्मन सेना मधुमक्खियों के झुंड की तरह आती दिखाई दे रही थी। उनकी टुकड़ियां धीरे धीरे कस्बे में फैलती जा रही थीं और पूरे माहौल में लय में मार्च करते सैनिकों के बूटों की धमक गूंज रही थी। जंग जीतने के कारण स्वाभाविक रूप से जो अधिकार उन्हें मिल गए थे, उनके कारण अब वो इस कस्बे के लोगों के भाग्य विधाता बन गए थे। विदेशी लहजे में कड़कदार रौबीली आवाज में कमांडर द्वारा सैनिकों को दिए जा रहे आदेश आसपास के घरों तक पहुंच रहे थे। ये घर बाहर से तो वीरान दिखाई देते थे, लेकिन बंद खिड़की दरवाजों के सुराखों से कई जोड़ी आंखें इन विजेता सैनिकों को देख रही थीं। अपने ही कमरों में कैद लोग उस उत्तेजना की गिरफ्त में थे जो ऐसी भयानक विपत्ति के साथ आती है जिसके सामने दुनिया की सारी ताकतें बेकार होती हैं। जब भी सारी व्यवस्था अचानक उलट पुलट जाए और असुरक्षा की भावना पूरी तरह हावी हो जाए और इंसानी और कुदरती कानूनों की हिफाजत करने वाली हर चीज़ खुद को खूंखार दरिंदगी के रहमो करम पर पाए, तो ऐसा ही होता है। जब धरती कांपती है और ढहे हुए मकानों का मलबा लोगों की कब्रगाह बन जाता है, जब किनारों को तोड़कर उफनती हुई नदी किसानों और उनके जानवरों और छतों की शहतीरों को बहा ले जाती है, और जब कोई विजयी सेना उन सब का संहार करने में जुट जाती है जो अपना बचाव करना चाहते हैं, तब ये सब क्रूरता के ऐसे तांडव होते हैं जिनके बीच शाश्वत न्याय जैसे शब्द अपना अर्थ ही खो देते हैं और ईश्वर की कृपा और मनुष्य के विवेक में विश्वास भंग हो जाता है। दरवाजों पर कई दस्तकें हुईं और फिर हाहाकार मच गया। इस तरह हर घर में सैनिक घुस चुके थे। वे जंग जीतने के बाद कब्जे की मुहिम को अब अंजाम दे रहे थे। इसके बाद शुरू होना था हारे हुए लोगों द्वारा जीते हुए लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का कर्तव्य। कुछ समय बाद दहशत का पहला दौर खत्म होते ही कस्बे में एक नई शांति पसर जाती है। कई परिवारों में प्रशियाई अफसर लोगों के साथ भोजन करता है। कभी कभी वो सुसंस्कृत होता है और विनम्र दिखते हुए इस खून खराबे में शामिल होने के प्रति अपनी अनिच्छा का इजहार भी करता है। लोग इन भावनाओं की कद्र करते थे। उन्हें पता था कि किसी दिन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इस ऑफिसर की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, और दूसरी बात, अकेले इस ऑफिसर को खाना खिलाकर वो बहुत सारे सैनिकों को खाना खिलाने के खर्च से भी बच जाते थे। तो ऐसे में वो भला उस व्यक्ति का अपमान या नुकसान क्यों करते जिसकी दया पर ही उनकी जिंदगी चल रही थी। ऐसा करना साहस नहीं होता, दुस्साहस होता, और रुएन की आम जनता की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्हें अपने शहर के दूसरे हाथों में चले जाने पर इस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत थी ही। बहरहाल सबने ये सोचकर खुद को दिलासा दे लिया कि फ्रांसीसी सभ्यता की ऊंची परंपराओं का यही तकाजा है कि वो अपने घर में इन अजनबी सैनिकों की मेहमान नवाजी करें, बशर्ते घर के बाहर वे उसके साथ अजनबी की तरह पेश आएं। लोगों के सामने वे एक दूसरे से नहीं बोलते थे, लेकिन अपने घर में वो जर्मन सैनिक से घंटों बातचीत करते। हर शाम वो ऑफिसर उनके घरों में आग के सामने अपने पैरों को गर्माहट देने के लिए देर तक बैठे रहते। धीरे धीरे कस्बे की जिंदगी सामान्य ढर्रे पर लौटने लगी। फ्रांसीसी घर से निकलते हुए डरते थे, लेकिन प्रशियाई सैनिक सीना चौड़ा किए घूमते थे। लेकिन हवाओं की सरगोशियों में कहीं ना कहीं कोई बात जरूर थी। कुछ अनजानी और अनचाही सी चीज लगातार खटकती रहती थी। एक असहनीय सा माहौल था जिसमें एक तीखी गंध समाई हुई थी, जल्दी ही होने वाले किसी हमले की गंध। हर पब्लिक प्लेस पर इसे महसूस किया जा सकता था। इसने लोगों के खाने का स्वाद फीका कर दिया था। उनको ऐसा लगता था कि वो बर्बर और खूनी कबीलों के बीच किसी विचित्र देश की यात्रा पर हों। विजेता सैनिक लोगों से पैसे की उगाही कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला और खुले हाथ से। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरना चाहते थे, और कस्बे के निवासी उन्हें धन देने में कंजूसी नहीं करते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन था। लेकिन एक नॉर्मन व्यापारी जितना ही अमीर होता है, अपनी रकम का कोई हिस्सा दूसरों के हाथों में जाता देख उसे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए कस्बे से 6 या 9 मील दूर क्रुआसे, दिएपदाल या बेसार की ओर नदी में मछुआरों को अक्सर नदी के तल से किसी वर्दी वाले जर्मन की फूली हुई लाश मिलती। उसके शरीर पर चाकुओं के जख्म होते, या सिर पत्थर से कुचला हुआ होता, या फिर कभी कभी उन्हें ऊंचे पुलों पर से ढकेल दिया गया होता। छिछली नदी की तली का कीचड़
इन गुमनाम प्रतिशोधों को अपने ही आप में समेट लेता। ये सच्चे पर अनजान बहादुरों के कारनामे थे। चुपचाप किए गए ये वार दिन के उजाले की लड़ाइयों से ज्यादा घातक थे। विदेशी आतताइयों के खिलाफ नफरत हमेशा ही कुछ निडर व्यक्तियों को जगा देती है, जो किसी विचार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। जल्दी ही विदेशी सैनिकों ने पूरे कस्बे पर अपने नियम कानून लागू कर दिए। अपनी ख्याति के अनुसार इन कायदे कानूनों को लागू करने में उन्होंने जोर जबरदस्ती का सहारा नहीं लिया और इसीलिए धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलने लगे। रोजमर्रा की जरूरतों के चलते कामकाज और व्यापार पटरी पर आने लगा। कुछ लोगों की काफी संपत्ति हावड़ में थी, जो फ्रांसीसी सेना के कब्जे में था। वे इस तटवर्ती शहर में जाना चाहते थे। सड़क के जरिए दीएप पहुंचने के बाद उनकी पानी के जहाज से हावड़ जाने की योजना थी। इसके लिए उन्होंने उन जर्मन सैनिकों का इस्तेमाल किया जिनसे उनकी निकटता बन चुकी थी और अंत में जनरल इन चीफ से उन्हें इस यात्रा की अनुमति मिल गई। यात्रा के लिए 4 घोड़ों वाली बड़ी बंद गाड़ी किराए पर ली गई, जिसमें 10 लोगों के बैठने की जगह थी। तय हुआ कि लोगों की नज़रों से बचने के लिए मंगलवार की सुबह दिन निकलने से पहले चल पड़ा जाए। कुछ समय पहले हुई बर्फबारी से जमीन कठोर हो गई थी। सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे से ही उत्तर से आए काले घने बादलों के साथ बर्फबारी फिर से शुरू हो गई, जो पूरी शाम और पूरी रात जारी रही। तड़के 4:30 बजे सारे यात्री अपना सफ़र शुरू करने के लिए होटल नॉर्मैंडी के परिसर में इकट्ठे हुए, जहां से उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। उन पर अभी नींद की खुमारी छाई हुई थी और गर्म कपड़ों के बावजूद वे ठंड से कांप रहे थे। हल्की रोशनी में उन्हें एक दूसरे का चेहरा धुंधला सा ही दिख रहा था और जाड़े के भारी कपड़ों में वे लंबे लबादे ओढ़े गिरजाघर के पादरी के मोटे सहायकों की तरह लग रहे थे। इनमें से केवल 2 लोग थे जो एक दूसरे से परिचित थे। एक दूसरा सहयात्री भी उनके पास आ गया और बातचीत में शामिल हो गया। उनमें से एक ने कहा, मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं भी। तीसरे ने भी अपनी पत्नी को साथ ले जाने की बात स्वीकारी। पहले वाले ने कहा, हम अब रुएन नहीं लौटेंगे और अगर प्रशियाई लोग हावड़ भी पहुंच गए तो फिर हम इंग्लैंड चले जाएंगे। एक ही मानसिकता होने के कारण उन सब की यही ही योजना थी। घोड़ों को अभी तैयार नहीं किया गया था। हाथ में छोटी सी लालटेन लिए अस्तबल का कर्मचारी एक दरवाजे से निकलता था और तुरंत दूसरे दरवाजे से वापस आता दिखाई देता था। घंटियों की हल्की आवाज़ से पता चल रहा था कि घोड़ों पर जीन चढ़ाई जा रही है। फिर लालटेन लिए अस्तबल का एक कर्मचारी फिर से निकला। वो एक उदास से घोड़े को बाहर खींचकर लाने की कोशिश कर रहा था, जो आना नहीं चाहता था। कर्मचारी ने उसे एक खंभे से बांधा और देर तक लगाम ठीक करता रहा, क्योंकि लालटेन के कारण वो एक ही हाथ से काम कर पा रहा था। वो दूसरे घोड़े को लेने जा ही रहा था कि उसकी नज़र यात्रियों पर पड़ी, जो बर्फ के कारण सफ़ेद हो चुके थे। उसने उनसे कहा, आप लोग गाड़ी में क्यों नहीं बैठ जाते? कम से कम आप बर्फ से तो बचे रहेंगे। यात्रियों ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तीनों पुरुषों ने झट से अपनी पत्नियों को पिछली सीट पर बैठाया और खुद भी उनके पीछे गाड़ी में घुस गए। फिर अन्य व्यक्ति बिना कुछ कहे शांति से गाड़ी में बैठ गए। उनकी पहचान अभी तक कपड़ों से ढकी हुई थी। गाड़ी के अंदर बिछी पुआल उनके पैरों को गर्माहट दे रही थी। पीछे बैठी महिलाएं पैर गरमाने के लिए कार्बन से जलने वाले तांबे के छोटे छोटे स्टोव लाई थीं। स्टोव जलाने के बाद धीमी आवाज़ में कुछ देर तक इस उपकरण की उपयोगिता पर वे पुरानी बातें दोहराई गईं, जिन्हें वे लंबे अरसे से जानती थीं। आखिरकार गाड़ी तैयार हो गई। रास्ता खराब होने के कारण 4 की बजाय 6 घोड़े जोते गए थे। फिर एक आवाज़ आई, क्या सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं? अंदर से एक आदमी ने कहा, हाँ। और फिर वे चल पड़े। गाड़ी कुछ दूर तक धीरे धीरे चली। भारी बर्फ के कारण पहिए फंस रहे थे। गाड़ी से चरमराने की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे वो भारी बोझ से कराह रही हो। हाँफते हुए घोड़ों के बदन पसीने से चमक रहे थे और उनसे भाप उठ रही थी। कोचवान बिना रुके उन पर चाबुक बरसा रहा था। घोड़ों पर पड़ रहे चाबुक को देखकर ऐसा लगता जैसे हवा में पतले पतले सांप लहरा रहे हों। अब तक सुबह का उजाला होने लगा था। घने बादलों के बीच से हल्की रोशनी फूट रही थी, जिससे मैदानों में बिछी बर्फ की चादर और भी सफ़ेद दिखाई दे रही थी। सुबह की ऐसी ही उदास किरणों के बीच गाड़ी में बैठे लोगों ने पहली बार एक दूसरे के चेहरों को उत्सुकता से देखा। गाड़ी के पीछे सबसे बढ़िया वाली जगह पर ग्रां पॉ स्ट्रीट का शराब का थोक व्यापारी मिस्टर लवासो और मिसेस लवासो आमने सामने बैठे सो रहे थे। लवासो ने इस बिजनेस में जमकर कमाई की थी। वो देहात के छोटे दुकानदारों को खराब क्वालिटी की शराब ऊंचे दामों पर बेचता था
और अपने मित्रों और परिचितों के बीच उसे एक मक्कार, दिल्लगीबाज, छल और हंसोड़पन से भरे असली नॉर्मन के रूप में जाना जाता था। ठग के रूप में कस्बे में उसकी ऐसी साख थी कि एक शाम प्रीफेक्ट के घर पर चल रही पार्टी में अपने किस्से कहानियों और व्यंग्य लेखों के लिए मशहूर मिस्टर तूरनेल ने वहां मौजूद महिलाओं के सामने ये प्रस्ताव किया कि लिबासों के सारे हथकंडों को मिलाकर एक खेल बनाया जाए। और फिर इसके बाद तो कमरे में हंसी मजाक का माहौल बन गया। धीरे धीरे ये किस्सा पूरे कस्बे में मशहूर हो गया और लोग मज़े ले लेकर एक दूसरे को ये किस्सा सुनाते थे। उसकी पत्नी जो थी वो लंबी, मजबूत और दृढ़ इरादों वाली औरत थी। वो घर की व्यवस्था और गणित संभालती थी, जबकि उसका पति कारोबार की जान था। इनकी बगल में बैठा था मिस्टर कार्ल लमादो। रुई के व्यापार में उसका अच्छा खासा नाम था। वो 3 मिलों का मालिक था और महापरिषद का सदस्य। लीजन ऑफ ऑनर का तमगा भी उसे मिला हुआ था। उसकी पत्नी अपने पति से कहीं ज्यादा युवा थी। अपने पति के सामने बैठी फर में लिपटी वो बहुत सुंदर लग रही थी और उदास निगाहों से गाड़ी की आंतरिक सज्जा को निहार रही थी। उनके बगल में बैठे थे काउंट और काउंटेस ह्यूबर्ट द ब्रेविल। द ब्रेविल परिवार नॉर्मैंडी के सबसे पुराने और इज्जतदार परिवारों में से एक था। बुजुर्ग काउंट अच्छी कदकाठी का था और मेकअप की मदद से अपनी शक्ल राजा हेनरी IV से मिलाने की पूरी कोशिश करता था। इनके कुल की एक गाथा के अनुसार राजा हेनरी IV ने द ब्रेविल परिवार की एक महिला को गर्भवती कर दिया था, जिसके एवज में उसके पति को काउंट और एक प्रांत का गवर्नर बना दिया गया था। उनकी पत्नी वैसे तो एक मामूली से कप्तान की बेटी थी और उन दोनों की शादी कैसे हुई ये एक रहस्य ही बना हुआ था। लेकिन चूंकि काउंटेस राजसी अदाओं से रहती थी और माना जाता था कि वो लुई फिलिप के पुत्र की प्रेमिका भी रह चुकी थी, इसीलिए शहर के कुलीन लोगों के बीच उसका बड़ा सम्मान था। उनके ड्राइंग रूम में अभी भी पुराना ठाट-बाट कायम था और लोग कहते थे कि ब्रेविल परिवार की सालाना आय 5 लाख फ्रैंक थी। ये 6 लोग गाड़ी के यात्रियों की बुनियाद थे। ऊंचे घराने, धर्म और सिद्धांतों वाले लोग थे ये, जिन्हें समाज का मजबूत अंग माना जाता था। इत्तेफाक से सारी औरतें एक ही सीट पर बैठी थीं। काउंटेस की बगल में 2 नन्स बैठी हुई थीं। ये हाथों में मनकों की माला लिए भगवान के नाम का जाप कर रही थीं। इनमें से एक बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। दूसरी खूबसूरत थी लेकिन उदास थी और फेफड़ों की बीमारी का शिकार थी। इन 2 भक्तिनों के सामने एक पुरुष और एक महिला बैठे थे, जिन पर बार बार सभी की नजरें जा रही थीं। पुरुष को सब लोग जानते थे। उसका नाम था कॉनूरदे। वो लोकतंत्र का हिमायती था और प्रतिष्ठित लोगों के लिए आतंक का पर्यायवाची। उसके कन्फेक्शनर बाप ने उसके लिए काफी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, जिसे वो पहले ही उड़ा चुका था। अविवाहित था और खुशमिजाज भी था। फिलहाल वो प्रशियाओं को रोकने का काम कर रहा था। सड़कों पर गड्ढे खोदने से लेकर जंगलों से पेड़ों को काटकर रास्ते पर डालने तक उसने हर संभव कोशिश की थी उन्हें रोकने की, और अब उसे लगता था कि हावड़ ही उसके लिए सही जगह है जहां पर और मोर्चेबंदियों की जरूरत है। इसीलिए वो हावड़ जा रहा था। अब जो महिला थी वो उन औरतों में से थी जिन्हें छिनाल कहा जाता है। वो अपनी मांसलता के लिए मशहूर थी और इसी कारण से लोग उसे चर्बी की गुड़िया कहकर पुकारते थे। छोटी, गोलमटोल और मोटी मोटी सॉसेज जैसी उंगलियों वाली इस लड़की की त्वचा बहुत ही चमकदार थी। उसके चेहरे पर ताजगी और व्यवहार में प्रफुल्लता थी जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। चेहरा सेब की तरह गोल और भरे हुए होंठ, खूबसूरत मुंह में अनार के दानों जैसे छोटे छोटे दांत, कुल मिलाकर किसी को भी लुभा लेने वाली बहुत सारी खूबियां थीं उसमें। उसको पहचानते ही गाड़ी में ऊंचे चरित्र वाली सारी महिलाओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और वेश्या और शर्मनाक जैसे शब्द इतनी ऊंची आवाज में फुसफुसाए गए कि चर्बी की गुड़िया ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा। उसने अगल बगल बैठे लोगों पर ऐसी तीखी नजर डाली कि सभी ने चुप्पी साध ली और लिवासों को छोड़ सभी नीचे देखने लगे। लिवासो पूरी दिलचस्पी के साथ चर्बी की गुड़िया को निहारे जा रहा था। फिर तीनों महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिन्हें इस लड़की की वहां मौजूदगी ने आपस में बिना जाने भी एक दूसरे का मित्र बना दिया था। उन्हें लगा कि बेशर्मी के साथ बिकने वाली गरिमा के खिलाफ उन्हें अपनी वैवाहिक गरिमा की एकजुटता जरूर दिखानी चाहिए। तीनों मर्द भी कॉनूरदे को देखकर एक दूसरे के करीब आ गए थे और गरीबों के प्रति हिकारत भरे स्वर में धन संपत्ति की बातें कर रहे थे।
तीनों एक दूसरे पर दोस्ताना नजरें डाल रहे थे और अलग अलग स्थितियां होने के बावजूद पैसे के जरिए तीनों आपस में भाइयों जैसा महसूस कर रहे थे। गाड़ी की चाल काफी धीमी थी। दिन के 10 बजे तक वे 12 मील का सफर भी नहीं तय कर सके थे। पहाड़ की चढ़ाइयों पर पुरुषों को 3 बार गाड़ी से उतरना पड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे सुबह का नाश्ता टोटे में करेंगे, लेकिन अब वो वहां रात से पहले नहीं पहुंच सकते थे। रास्ते में सभी की नजरें किसी सराय को ढूंढ रही थीं। लेकिन तभी एक और मुसीबत हुई और गाड़ी बर्फ में फंस गई और उसे निकालने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। भूख सबके दिमाग पर हावी होने लगी। रास्ते में ना तो कोई रेस्टोरेंट मिला और ना ही कोई मैखाना। प्रशियाओं के आने की खबर और गुजरते सैनिकों के डर से ये सारे कारोबार बंद हो चुके थे। गाड़ी में सवार पुरुषों ने रास्ते में पड़ने वाले हर खेत में भोजन की तलाश की, लेकिन सैनिकों द्वारा लूटे जाने के डर से किसानों ने अपनी सारी खाद्य सामग्री छिपा दी थी। उन्हें खाने को रोटी भी नहीं मिली। दोपहर करीब 1 बजे लवासों ने भूख बर्दाश्त न होने की घोषणा कर दी। इस समस्या से बाकी लोग भी परेशान थे। बढ़ती भूख के कारण आपसी बातचीत बंद हो चुकी थी। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई जमाई लेता नजर आ रहा था। फिर काफी देर के बाद चर्बी की गुड़िया नीचे झुकी, मानो अपनी स्कर्ट में कुछ खोज रही हो। एक पल के लिए वो हिचकिचाई और अगल बगल बैठे लोगों पर नजर डालने के बाद शांत होकर बैठ गई। भूख के कारण सभी के चेहरे पीले और उदास नजर आ रहे थे। लवासों ने कहा कि इस वक्त हैम के एक टुकड़े के लिए वो 1000 फ्रैंक तक देने को तैयार था। काउंट ने कहा, मुझे ये बात समझ क्यों नहीं आई कि अपने साथ कुछ खाने का सामान भी लाना चाहिए था। बहरहाल कॉनूर्दे के पास रम से भरा फ्लास्क था। उसने सभी से 2 घूंट लेने का प्रस्ताव किया, लेकिन ये पेशकश ठुकरा दी गई। अकेले लवासों ने 2 घूंट पीकर थर्मस उसकी तरफ बढ़ा दिया और शुक्रिया के तौर पर कहा कि कुछ नहीं होने से तो यही बेहतर है। शराब गर्मी देती है और भूख को रोकती भी है। शराब के सुरूर ने उसे मजाक के मूड में ला दिया। उसने हंसते हुए कहा कि एक बार समुद्र में फंसने पर नाविकों ने अपने सबसे मोटे साथी को मारकर खा लिया था और वे लोग भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। साफ साफ उसका इशारा चर्बी की गुड़िया की तरफ था। इस बात पर कॉनूर्दे को छोड़कर गाड़ी में सवार कोई भी नहीं हंसा। दोनों भली ननों ने सीने पर सलीब का निशान बनाया और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगीं। आखिरकार 3 बजे जब गाड़ी एक ऐसे मैदानी इलाके में पहुंच गई जहां दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था, तो चर्बी की गुड़िया अचानक नीचे झुकी और फिर उसने सीट के नीचे से सफ़ेद तौलिए से ढकी एक टोकरी बाहर निकाली। उसने पहले चीनी मिट्टी की एक प्लेट और चांदी का एक कप निकाला, फिर एक बड़ी सी रकाबी निकाली जिसमें गाढ़े शोरबे में डूबे 2 मुर्गे थे। उसकी टोकरी में और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें नजर आ रही थीं। वो फलों और कचौरियों और मिठाइयों से भरी हुई थी। कुल मिलाकर उसके पास 3 दिन तक के खाने की व्यवस्था थी। टोकरी में से 4 बोतलें भी झांक रही थीं। उसने मुर्गे का एक टुकड़ा उठाया और एक बिस्किट के साथ बड़ी ही नज़ाकत से उसे खाने लगी। सबकी नज़रें उसी की तरफ घूम गईं। खाने की खुशबू से सबके नथुने फड़कने लगे, मुंह में पानी आने लगा और कानों के पीछे सुरसुराहट होने लगी। इस लड़की के प्रति महिलाओं की नफरत और भी तेज हो गई, मानो वे उसे मारकर गाड़ी के बाहर फेंक देना चाहती हों, उसके चांदी के कप, उसकी टोकरी और खाने के सामान सहित। लेकिन लवासो अपनी आंखों से मुर्गे की रकाबी को बस खाए जा रहा था। उसने कहा, किस्मत से मदाम हमसे ज़्यादा सावधान निकली। कुछ लोग हमेशा ही दूरदर्शी होते हैं, हमें ये बात नहीं सूझी। चर्बी की गुड़िया उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आप कुछ लेंगे सर? इतने लंबे टाइम तक बिना कुछ खाए रहना मुश्किल है। लवासो ने बड़ी अदा से उसे सलाम करके कहा, ईमान से सच कहूँ तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं अब और भूख नहीं सह सकता। युद्ध के समय सब जायज़ होता है। क्यों, ऐसा ही है ना मदाम? ऐसे मौक़ों पर आप मददगार लोगों को पाकर खुश हुए बिना रह ही नहीं सकते। उसके पास एक अखबार था जिसे उसने घुटनों पर फैला लिया ताकि उसकी पतलून पर खाने का धब्बा ना लगे। फिर उसने अपनी जेब में हमेशा पड़े रहने वाले चाकू की नोक पर मुर्गे की एक टांग उठाई और उसे दांतों के बीच रखकर काटा और ऐसे संतोष के साथ चबाने लगा जिससे गाड़ी में एक लंबी दुख भरी आह फैल गई। फिर चर्बी की गुड़िया ने बड़े ही मीठे और विनम्र स्वर में दोनों ननों से खाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने फौरन इसे स्वीकार कर लिया और हड़बड़ाते हुए शुक्रिया अदा करके नजरें उठाए बिना जल्दी जल्दी खाने लगीं। कॉनूर्दे ने भी अब अपनी पड़ोसी की पेशकश नहीं ठुकराई और चारों ने घुटनों पर अखबार बिछाकर एक मेज जैसी बना ली। उनके मुंह लगातार चल रहे थे और वे भूखे भेड़ियों की तरह चबा चबा कर खाने को निगल रहे थे।
ल्वासो धीमी आवाज में अपनी पत्नी को राजी करने की कोशिश कर रहा था। उसने काफी देर तक तो विरोध किया, लेकिन फिर जब उसे लगा कि वो भूख से चक्कर खा जाएगी तो वो तैयार हो गई। चर्बी की गुड़िया ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ भी प्लेट बढ़ा दी। जब उन्होंने वाइन की पहली बोतल खोली तो जरा उलझन में डालने वाली स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उनके पास एक ही कप था। ऊपर से ही एक एक घूंट लेकर सबने उसे आगे बढ़ा दिया। सिर्फ कॉनूरदे ने अपने होंठ प्याले से लगाए, जिस पर उसकी सुंदर पड़ोसन के होठों की नमी थी। अचानक उद्योगपति की युवा पत्नी ने एक ऐसी आह भरी कि सब उसकी तरफ घूम गए। सबने देखा कि वो बर्फ जैसी सफ़ेद पड़ गई थी और उसकी आंखें बंद होकर सिर एक तरफ ढुलक गया था। वो बेहोश हो चुकी थी। उसका पति बुरी तरह घबरा उठा और सबसे मदद की गुहार करने लगा। दोनों ननों में से बड़ी वाली ने मूर्छित महिला के सिर को थामा और चर्बी की गुड़िया का प्याला उसके होठों से लगाकर वाइन की कुछ बूंदें उसके गले में उतार दीं। महिला के चेहरे पर कुछ रंगत आई और उसने आंखें खोल दी और मरी हुई आवाज़ में कहा कि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है। सिस्टर ने उससे आग्रह किया कि उसे पूरा ग्लास पी लेना चाहिए, जिससे कहीं दौरा दोबारा से ना पड़ जाए। चर्बी की गुड़िया ने थोड़ा लजाते और झेंपते हुए अब भी अपने व्रत पर कायम इन चारों सज्जनों को देखा और हकलाते हुए बोली, बाय गॉड, अगर मैं इन सज्जनों और देवियों को कुछ लेने के लिए कह सकती तो। फिर वो अचानक चुप हो गई, मानो उसे डर हो कि कोई उसका अपमान कर देगा। ल्वासो ने तुरंत उसकी बात लपकी और बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। ऐसे मौक़ों पर तो सारी दुनिया भाइयों की तरह होती है और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। महिलाओं, लिहाज छोड़ दीजिए। आप इनकी ये पेशकश स्वीकार क्यों नहीं करती? पता नहीं हमें रात बिताने के लिए भी कोई घर मिलेगा या नहीं। जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, कल दोपहर से पहले टोटे नहीं पहुंचने वाले। औरतों के मन में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। कोई भी हाँ कहने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन आखिरकार काउंट ने मामला तय कर दिया। वो डरी हुई लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, मदाम, हम आभारपूर्वक ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। बस पहला ही कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बार लक्ष्मण रेखा पार हो जाए तो फिर कोई हिचक नहीं रहती। देखते ही देखते खाने की टोकरी आधी से भी ज्यादा खाली हो गई, लेकिन उसमें अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ था। मांस की कचौरियाँ, सिरके में भीगी नाशपातियाँ, ब्रेड, आलू के चिप्स, ककड़ी और प्याज। अब समस्या ये थी कि चर्बी की गुड़िया से कुछ बोले बगैर वो लोग उसका खाना तो नहीं खा सकते थे, इसलिए सबने उससे बात शुरू कर दी। संभ्रांत महिलाएं पहले तो चुप रहीं, लेकिन फिर वो भी घुल मिल गईं। मदाम द ब्रेविल और मदाम कार्ल लमादो थोड़ी नज़ाकत भरी शालीनता के साथ पेश आ रही थीं। मदाम ल्वासो का ध्यान बातचीत पर कम, खाने पर ज्यादा था। बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से युद्ध ही था। इस दौरान प्रशियाइयों की बर्बरता और फ्रांसीसियों की बहादुरी के किस्से सुनाए गए। हालांकि ये सभी लोग अपने कस्बे को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे रह गए कस्बे वालों की सराहना की। इसके बाद अपने निजी अनुभव सुनाने की बारी आई और चर्बी की गुड़िया रुएन छोड़ने का किस्सा बयान करने लगी। उसने कहा, पहले तो मैंने रुके रहने का फैसला किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ सैनिकों का पेट भरने के लिए पर्याप्त इंतजाम था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि कहाँ जाऊंगी, लेकिन जब मैंने प्रशियाइयों को देखा तो मेरा खून उबाल मारने लगा। मैं शर्म के मारे पूरा दिन रोई। काश मैं पुरुष होती। मैं खिड़की से नुकीली हेलमेट पहने इन सैनिकों को जाते हुए देख रही थी। अगर मेरी नौकरानी ने पीछे से ना खींचा होता तो शायद मैं उनके ऊपर फर्नीचर फेंक देती। उनमें से एक मेरे घर रहने आ गया। मैं फौरन उसके गले पर झपटी और मैं उसे वहीं खत्म कर देती, लेकिन लोगों ने मुझे बालों से पकड़कर दूर झटक दिया। अब इस घटना के बाद मेरा छिप जाना ज़रूरी हो गया था। आखिरकार मुझे मौका मिला और मैंने कस्बा छोड़ दिया और अब मैं आप लोगों के साथ हूँ। सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। वो अपने साथियों की नज़रों में थोड़ी और ऊपर उठ गई, क्योंकि वे खुद इतने हिम्मत वाले साबित नहीं हुए थे। कॉनूरदे ने उसकी बातों को सुनते हुए एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी, जैसे कोई पादरी भगवान की पूजा करते हुए भक्त को देखकर मुस्कुराता है। सारी महिलाओं ने भी ना चाहते हुए भी ये महसूस किया कि इस गरिमापूर्ण और बहादुर वेश्या से उनके विचार भी काफ़ी मिलते जुलते हैं और वो उसके प्रति एक अनचाहा सा लगाव महसूस करने लगीं। रात के 10 बज चुके थे। अब खाने की टोकरी भी खाली हो चुकी थी और वे उसके इतनी जल्दी खत्म हो जाने पर दुख भी व्यक्त कर चुके थे। बातचीत कुछ देर और चली, लेकिन खाना खत्म होने के बाद बातों में अब वैसी गर्माहट नहीं रही थी। रात का अंधियारा घना होने लगा। सबको ठंड लग रही थी।
चर्बी की गुड़िया मोटापे के बावजूद ठंड से कांप रही थी। मदाम द ब्रेविल ने अपना फुट स्टोव उसकी तरफ बढ़ा दिया। चर्बी की गुड़िया उस पर खुशी खुशी पैर सेकने लगी। कार्ल लमादों और लवासों की पत्नियों ने भी अपने स्टोव दोनों ननों की तरफ बढ़ा दिए। कोचवान ने लालटेनें जला दी थीं। मध्यम रोशनी में घोड़ों के पसीने से चमकते जिस्म के आगे बस झाग का बादल दिख रहा था। गाड़ी के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चर्बी की गुड़िया और कॉनूरदे के बीच कुछ हरकत हुई। घनी परछाइयों के बीच आंखें फाड़कर देखने की कोशिश कर रहे लवासों ने ये महसूस किया कि लंबी दाढ़ी वाला आदमी झटके से पीछे हटा है, जैसे उसे एक बेआवाज वार लगा हो। तभी सड़क पर दूर रोशनी दिखाई दी। ये टोटे था जहां पहुंचने में उन्हें 11 घंटे लग गए थे। कस्बे में घुसने के बाद गाड़ी कॉमर्स होटल के बाहर रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक परिचित आवाज़ से सारे यात्री बुरी तरह चौंक गए। ये सड़क पर तलवार टकराने की आवाज़ थी। उसके बाद अंधेरे में एक जर्मन आवाज़ सुनाई दी। सारे यात्री दम साधे बैठे रहे। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के बाहर मौत उनका इंतज़ार कर रही है। इसी बीच कोचवान लालटेन लेकर आ गया। उसने लालटेन गाड़ी के अंदर की तरफ दिखाई। सबने देखा कि बाहर कोचवान की बगल में एक जर्मन ऑफिसर खड़ा था। सुनहरे बालों वाले पतले बेहद लंबे युवा सैनिक ने एकदम कसकर वर्दी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी नुकीली मूछें थीं। उसने फ्रेंच में लोगों से गाड़ी से उतरने का अनुरोध किया। सबसे पहले दोनों ननें नीचे उतरीं, फिर काउंट और काउंटेस, उद्योगपति और उसकी पत्नी, और फिर लवासो और उसकी पत्नी। दरवाजे के पास बैठने के बावजूद चर्बी की गुड़िया और कॉनूरदे सबसे बाद में उतरे। चर्बी की गुड़िया के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि लोकतंत्र का हिमायती उदासी से हाथ हिला रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी कांपती हुई और पहले से ज्यादा लाल लग रही थी। वे अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर वो अपने महान देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपने पड़ोसियों के समर्पण से नाराज चर्बी की गुड़िया ज्यादा गरिमामय दिखने की कोशिश कर रही थी। वो अपने सहयात्रियों के सामने एक मिसाल पेश करना चाहती थी और उसने यात्रा की शुरुआत से जारी अपनी विरोधपूर्ण मुद्रा बनाए रखी। वे लोग होटल की बड़ी सी रसोई में आ गए। जर्मन ऑफिसर ने जनरल इन चीफ द्वारा जारी यात्रा संबंधी दस्तावेजों की मांग की, जिनमें उनके नाम, पते और व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई थी। सारे कागजों की बारीकी से जांच करने और सबके दस्तखतों का मिलान करने के बाद उसने कहा, ये तो ठीक है, और फिर वो बाहर चला गया। काफ़ी देर से किसी अनहोनी आशंका से परेशान यात्रियों ने राहत की सांस ली। उन सबको भूख लगी थी, इसलिए तुरंत खाने का ऑर्डर किया गया। फिर सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए, क्योंकि खाना आने में आधे घंटे का समय लगना था। उनके कमरे एक गलियारे के दोनों तरफ बने थे। ये गलियारा आगे एक बड़े चमकदार पॉलिश वाले दरवाजे पर खत्म होता था। थोड़ी देर बाद खाने की मेज़ पर सब इकट्ठा हुए। यहाँ होटल का मालिक भी मौजूद था। वो किसी समय घोड़ों का व्यापार करता था। दमे का मरीज ये व्यक्ति हमेशा छींकता रहता था और उसके गले में खराश रहती थी। उसके पिता ने उसे नाम दिया था फॉलेनवी। उसने पूछा, क्या मिस एलिजाबेथ रूसे यहाँ हैं? चर्बी की गुड़िया ने चौंक कर कहा, हाँ, मैं ही एलिजाबेथ हूँ। प्रशियाई ऑफिसर आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। मुझसे? मुझसे क्या बात करना चाहते हैं और क्यों? वो तो मुझे नहीं पता मदाम, लेकिन उन्होंने आपका ही नाम बताया है। हाँ, नाम तो ये मेरा ही है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। चर्बी की गुड़िया के इस जवाब से लोग बेचैन हो उठे। वे इस आदेश का कारण जानने की कोशिश करने लगे। काउंट ने लड़की के पास जाकर कहा, आप शायद गलती कर रही हैं मदाम। आपके इनकार करने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हम सबके लिए, जिनके पास ताकत हो, उनका विरोध करना उचित नहीं होता। आपके वहाँ जाने से कोई नुकसान तो नहीं होने जा रहा। हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी बाकी रह गई हो। बाकी सब लोग भी हर तरह से चर्बी की गुड़िया को मनाने की कोशिश में जुट गए। सबको डर लग रहा था कि आदेश का पालन नहीं होने के बुरे नतीजे हो सकते हैं। आखिरकार वो तैयार हो गई। उसने कहा, ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ये समझ लीजिएगा। काउंटेस ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हाँ बिल्कुल, और हम इसके लिए तुम्हारे बहुत आभारी भी हैं। लड़की बाहर चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो वो हाँफ रही थी और गुस्से से उसका चेहरा लाल था। वो हकलाते हुए बोली, ओह लुच्चा लफंगा कहीं का। सब उसके आसपास जमा हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जब काउंट ने जोर दिया तो वो बोली, ये आपके मतलब की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकती। फिर सब लोग मेज़ पर रखे शोरबे के बड़े से पतीले के इर्द गिर्द बैठ गए। खतरे के बावजूद खुशी खुशी खाना खाया गया। दोनों ननों और लवासों ने
पैसे बचाने के लिए सेब की शराब ली और बाकियों ने वाइन की मांग की। कॉनूरदे ने बियर मंगवाई। फॉलेनवी और उसकी पत्नी मेज के दूसरे सिरे पर खाना खा रहे थे। दमे के कारण फॉलेनवी तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी काफ़ी बातूनी किस्म की थी। प्रशियाइयों ने यहाँ आने के बाद क्या किया, क्या कहा, इन सब चीज़ों का वो विस्तार से वर्णन कर रही थी। उसकी बातों में नफरत भरी थी, क्योंकि प्रशियाइयों के कारण उसे पैसे का नुकसान हो रहा था और उसके 2 बेटे सेना में थे। वो खास तौर से काउंटेस से बातें कर रही थी और इतने ऊंचे रुतबे वाली महिला से बात करके गदगद थी। उसने कहा, अरे आप ये मत सोचिए कि ये ठीक ठाक से लोग हैं। ये तो बहुत ही बुरे लोग हैं। ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। कभी मार्च करते हुए आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। अपने देश में ये खेती करते होंगे या कम से कम सड़कें बनाने का ही काम करते होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपनी दादागिरी चलाते हैं। गरीब लोगों को उनका पेट भरना पड़ता है, अगर ना करें तो जान से हाथ धोना पड़े। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानती ही हूँ कि लोगों की हत्या करना, चाहे वो प्रशियाई हो या अंग्रेज, पोलिश हो या फ्रांसीसी, बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने कोई नुकसान किया और दूसरा उसका बदला लेता है तो उसे सजा दी जाती है, लेकिन जब वे हमारे लड़कों को मौत के घाट उतारते हैं जैसे शिकार कर रहे हों, तो इसके लिए उन्हें इनाम दिए जाते हैं, तमगे मिलते हैं। मेरी समझ में तो ये बात कभी नहीं आती। यदि कोई अपनी रक्षा करता है तो ये अलग बात है, लेकिन उन राजाओं को मार डालने का बीड़ा क्यों नहीं उठाया जाता जो अपनी खुशी के लिए लोगों को जंग की आग में झोंक देते हैं। कॉनूरदे ने तारीफ भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, धन्य है मेरे देश की औरत, कैसे महान विचार हैं। कार्ल लमादो इस सारी बात पर विचार कर रहा था। इस किसान औरत की समझ ने उसे ये हिसाब लगाने पर मजबूर कर दिया था कि अगर सारे शरारती तत्वों और अनुत्पादक फौजियों को किसी औद्योगिक काम में लगा दिया जाए तो उससे कितनी समृद्धि पैदा हो सकती है। लवासो ने उठते समय होटल के मालिक से धीरे से कुछ कहा। बूढ़ा आदमी जोर से ठहाका लगाकर हंसा और उसने प्रशियाइयों के जाने के बाद वसंत में 6 पेटी शराब खरीदने का वादा किया। खाना खाने के बाद यात्रियों पर थकान हावी होने लगी और वे अपने कमरों की तरफ चल दिए, लेकिन लवासो की नज़रों ने कुछ ताड़ लिया था। अपनी पत्नी के सोने के बाद उसने अपने कान दीवार के एक छेद के साथ लगा दिए, जिससे वो उन चीज़ों का पता लगा सके जिन्हें गलियारे के रहस्य कहा जाता है। 1 घंटे बाद कुछ आहट सुनाई दी। दरवाजे में बने सुराख से उसने देखा, सफ़ेद लेस से सजा नीले रंग का ऊनी गाउन पहने चर्बी की गुड़िया चली जा रही थी। उसके हाथ में मोमबत्ती थी। वो गलियारे के छोर वाले बड़े दरवाजे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी बगल का एक दरवाज़ा खुल गया और कुछ मिनट बाद जब वो वापस लौटी तो उसके पीछे कॉनूरदे भी आ रहा था। दोनों ने रुक कर धीमी आवाज़ में कुछ बात की। चर्बी की गुड़िया पूरी ताकत से उसे कमरे में घुसने से रोक रही थी। पहले धीमी आवाज़ में हो रही बातचीत अब तेज़ आवाज़ में होने लगी। दुर्भाग्य से लवासो ज़्यादा कुछ तो नहीं सुन सका, लेकिन कुछ बातें ज़रूर हवा में तैरती हुई उसके पास पहुंच गईं। कॉनूरदे लड़की से कह रहा था, आओ ना, तुम तो बेवकूफ़ हो, इससे क्या नुकसान हो सकता है भला। जवाब में लड़की ने कहा, नहीं डियर, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब ये चीज़ें ठीक नहीं होती। यहाँ ये सब शर्मनाक होगा। कॉनूरदे इस बात को समझा नहीं और उसने फिर से इसकी वजह पूछी। तब लड़की ऊंची आवाज़ में बोली, क्यों, तुमको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रशियाई हमारे घरों में घुस चुके हैं, बल्कि हमारे बगल के कमरे में ही हैं। ऐसे में क्या ये सब शोभा देता है। इस पर वो चुप हो गया। एक वेश्या की इस देशभक्तिपूर्ण शर्म ने उसकी सोई गरिमा को जगा दिया। लड़की को बस धीरे से चूमने के बाद वो तेजी से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में पूरे होटल में शांति छा गई। अगले दिन सुबह 8 बजे सब लोगों को आगे के सफ़र पर रवाना होना था। सुबह सारे यात्री रसोई में एकत्र हो चुके थे, लेकिन गाड़ी घोड़ों और कोचवान के बगैर ही होटल के परिसर में खड़ी थी। उसकी छत पर बर्फ पड़ी हुई थी। लोगों ने अस्तबल से लेकर हर जगह तक कोचवान को तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। हार कर वे उसे खोजने के लिए बाहर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे एक चौराहे पर थे, जिसके एक तरफ चर्च और दूसरी तरफ छोटे छोटे मकान बने हुए थे। यहाँ उन्हें कुछ प्रशियाई सैनिक नजर आए। इनमें से एक आलू छील रहा था। थोड़ा आगे जाने पर एक दूसरा सैनिक नाई की दुकान साफ करता हुआ मिला। एक अन्य एक रोते बच्चे को गोद में लेकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। किसान औरतें जिनके पति सेना के साथ गए हुए थे, इन विजेता सैनिकों को इशारे से बता रही थीं कि उन्हें क्या करना है। लकड़ी काटने, शोरबा पकाने, कॉफ़ी के बीज पीसने से लेकर कुछ भी करने को एकदम तैयार।
यहाँ तक कि एक तो अपनी मेजबान एक बूढ़ी औरत के कपड़े तक धो रहा था। काउंट ये सब देखकर हैरानी में पड़ा हुआ था। उसने चर्च के एक कर्मचारी से इस बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये लोग दुष्ट नहीं हैं, ये वे प्रशियाई नहीं हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। ये कहीं दूर दराज इलाकों से आए हैं जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये देश में अपनी पत्नियों और बच्चों को छोड़कर आए हैं और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये भी अपने घरों को याद करके रोते होंगे। ये भी उतने ही दुखी हैं जितने हम लोग, और ये लोग हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते। यहाँ पर ये वैसे ही काम करते हैं जैसे अपने घरों पर करते होंगे। गरीबों को एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ती है साहब। ये सब युद्ध की देन है। सभी लोग इस बात को सुनकर थोड़ा अवाक से थे। उन्हें ये बात पच नहीं रही थी। अपने सर को झटक कर वे फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन कोचवान उन्हें अभी भी नहीं मिला। काफ़ी देर तक और खोजने के बाद आखिरकार वो उन्हें कस्बे के एक कैफ़े में मिला, जहां वो तोप खाने के ऑफिसर के साथ बैठा था। काउंट ने उसे आवाज़ दी, अरे तुम्हें 8 बजे तक तैयार रहने को नहीं कहा गया था क्या? कोचवान ने जवाब दिया, जी हाँ, कहा तो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे एक और आदेश दिया गया था। किसने दिया? प्रशियाई कमांडर ने। क्या आदेश दिया उसने तुम्हें? गाड़ी को तैयार ना करने का। लेकिन क्यों? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। बेहतर होगा आप उन्हीं से जाकर पूछें। उन्होंने मुझे गाड़ी ना तैयार करने का हुक्म दिया था और मैंने वही किया है। क्या उन्होंने ये आदेश खुद तुम्हें दिया था? जी नहीं, उनकी तरफ से होटल मालिक ने दिया था। और कब की बात है ये? कल रात जब मैं सोने जा रहा था। तीनों पुरुष परेशान हाल वापस होटल लौट आए। उन्होंने फॉलेनवी से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पता चला कि दमे का मरीज होने के कारण वो 10 बजे से पहले उठता नहीं। अब वे ऑफिसर से मिलना चाहते थे, लेकिन ये असंभव था, क्योंकि होटल में रहने के दौरान सिर्फ फॉलेनवी ही उससे नागरिक मसलों पर बातचीत कर सकता था। अब उनके सामने इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। महिलाएं अपने कमरों में चली गईं और बेकार के कामों में लग गईं। पुरुषों ने बियर पीते हुए राजनीति पर चर्चा शुरू कर दी। आखिरकार 10 बजे जैसे ही होटल का मैनेजर फॉलेनवी बाहर आता दिखाई दिया, उन्होंने उस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। उसने जवाब दिया, देखिए साहब, ऑफिसर ने मुझसे कहा, फॉलेनवी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यात्रियों को ले जाने के लिए कल गाड़ी तैयार ना की जाए। मेरे आदेश के बिना वो इस कस्बे से नहीं जाएंगे। बस, इससे आगे और कुछ नहीं। अब सभी लोगों ने ऑफिसर से मिलने की इच्छा जताई। काउंट ने उसे अपना कार्ड भेजा, जिस पर कार्ल अमादो ने अपना नाम और सारी उपाधियां भी लिख डालीं। ऑफिसर ने कहलवाया कि नाश्ता लेने के बाद दोपहर 1 बजे वो इन दोनों से मिलेगा। महिलाएं एक बार फिर से खाने की मेज़ पर इकट्ठी हुईं और खामोशी से उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया। चर्बी की गुड़िया बीमार और परेशान लग रही थी। वे लोग अभी अपनी कॉफ़ी खत्म कर ही रहे थे कि ऑफिसर की तरफ से बुलावा आ गया। लवासो भी उनके साथ हो लिया। उन लोगों ने ऑफिसर के सामने थोड़ा और गंभीर असर छोड़ने के इरादे से कॉनूर्दे को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने गर्व से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे जर्मनों से कोई लेना देना नहीं। फिर वो आग के पास जाकर बैठ गया और उसने 1 लीटर बियर का ऑर्डर दे दिया। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब वे तीनों ऑफिसर के कमरे में घुसे तो उन्होंने पाया कि ये होटल का सबसे शानदार कमरा था। आराम कुर्सी पर बैठे जर्मन ऑफिसर ने अपने पांव सामने मेंटल पीस पर टिका रखे थे। वो एक लंबा पोर्सिलेन का पाइप पी रहा था और उसने एक भड़कीला ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था, जो निस्संदेह घटिया पसंद वाले किसी व्यक्ति के घर से लूटा गया था। इन लोगों को देखकर वो ना तो अपनी कुर्सी से उठा और ना ही उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये सब सैनिक विजेता में तब्दील हो गए उस बदमाश के स्वाभाविक पाजीपन की गवाही देता था। कुछ पल बाद उसने कहा, क्या चाहते हैं आप लोग? काउंट ने कहा, सर, हम अपनी यात्रा आगे जारी रखना चाहते हैं। नहीं होगा। क्या मैं इनकार का कारण पूछ सकता हूँ सर? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपके जनरल इन चीफ ने हमें दीएप जाने की परमिशन दी है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम में से किसी ने भी आपकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं की है। वो सब मैं नहीं जानता, मैं ऐसा नहीं चाहता, बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग जा सकते हैं। तीनों ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और बैरंग लौट आए। दोपहर काफ़ी उदास सी रही। वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये कमबख्त ऑफिसर चाहता क्या है। सबके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सब रसोई में जमा थे और उनके बीच इस मसले पर अंतहीन बहस चालू थी।
उनके मन में दुनिया भर की आशंकाएं जन्म ले रही थीं। शायद उन्हें बंधक बना कर रखा गया है, लेकिन क्यों? या फिर उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और फिर रिहाई के एवज में मोटी रकम मांगी जाएगी। ये विचार आते ही सब में दहशत समा गई। जो जितना ज्यादा अमीर था वो उतना ही ज्यादा डरा हुआ था। उन्हें अभी से दिख रहा था कि वे अपनी जान के बदले इस भ्रष्ट सैनिक ऑफिसर को सोने की थैलियां चढ़ा रहे हैं। वे अपनी समृद्धि को छिपाकर गरीबों जैसा दिखने के उपाय सोचने में लग गए। लवासो ने अपनी घड़ी में लगी सोने की चेन को उतारकर जेब में छिपा लिया। रात घिरने के साथ ही उनका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रात के खाने में अभी 2 घंटे का समय बाकी था, इसलिए मदाम लवासो ने ताश खेलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इससे सबका ध्यान बंटा रहेगा। सब ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। कॉनूर्दे भी अपना पाइप पी चुका था और वो भी खेल में शामिल हो गया। काउंट पत्ते फेंट रहा था और चर्बी की गुड़िया पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गई। थोड़ी ही देर में खेल में सब लोग ऐसा रम गए कि अपने दिलों में समाये डर को भूल सा ही गए। जब वे खाने की मेज पर जा रहे थे तभी मिस्टर फॉलेनवी फिर से नजर आए और उन्होंने अपनी खरखराती आवाज में जोर से कहा, प्रशियाई ऑफिसर ने मुझे मिस एलिजाबेथ रूसे से ये पूछने का आदेश दिया है कि क्या उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। चर्बी की गुड़िया खड़ी रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर अचानक उसका चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से बोली, तुम उस गंदे जानवर, उस बेवकूफ प्रशियाई से जाकर कह दो कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नहीं नहीं, कभी नहीं, समझ गए। होटल का मालिक चला गया। यात्रियों ने चर्बी की गुड़िया को चारों तरफ से घेर लिया और ऑफिसर के साथ हुई उसकी बातचीत के बारे में पूछने लगे। उसने पहले तो प्रतिरोध किया, लेकिन फिर परेशान होकर बोल पड़ी, वो क्या चाहता है? सचमुच आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है? तो सुनिए, वो मेरे साथ सोना चाहता है। सबकी जबान पर जैसे ताले से लग गए। गुस्से के कारण उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। कॉनूर्दे ने इतनी जोर से मेज पर मुक्का मारा कि ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। इस घृणित सैनिक के खिलाफ रोष के स्वर फूट पड़े। गुस्से का एक विस्फोट सा हुआ और सभी लोग एक ही पल में एकजुट हुए नजर आए, मानो उस लड़की से वसूली जा रही कुर्बानी के साथ साथ उनमें से हर एक से भी यही मांग की गई हो। काउंट ने बड़े ही अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, छी, हद है। इन्होंने साबित कर दिया कि ये असभ्य और जंगली लोग हैं। महिलाओं ने भी चर्बी की गुड़िया के प्रति हमदर्दी जताई। दोनों भली ननों ने अपने सिर झुका लिए और एक भी शब्द नहीं कहा। गुस्से की पहली लहर गुजर जाने के बाद सबने खाना खाया और महिलाएं सोने के कमरों में चली गईं। पुरुष वहीं बैठे पाइप पीते रहे। उन्होंने ताश खेलने का फैसला किया और फॉलेनवी को भी इसके लिए आमंत्रित किया। वो उससे अफसर को मनाने के बारे में कुछ सलाह करना चाहते थे, लेकिन फॉलेनवी का ध्यान सिर्फ खेल में था और वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब यात्रियों ने देखा कि उन्हें फॉलेनवी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो उन्होंने खेल बंद करके सोने का फैसला किया। अगले दिन सब लोग जल्दी ही उठ गए। सबके मन में कहीं ये एक उम्मीद थी कि शायद उन्हें यात्रा की अनुमति मिल जाए। एक और दिन उस भयानक सराय में गुजारने का डर उन सभी को सता रहा था, लेकिन आज फिर घोड़े अस्तबल में ही थे और कोचवान गायब था। जब किसी को कुछ नहीं सूझा तो वे यूं ही जाकर गाड़ी के इर्द गिर्द टहलने लगे। सुबह का नाश्ता किसी को अच्छा नहीं लग रहा था और ये साफ था कि मोटी लड़की के प्रति लोगों के व्यवहार में एक ठंडापन सा आ गया था। रात के दौरान जब मन शांत होता है, उन्होंने अपने फैसले में कुछ सुधार कर लिया था। वे मन ही मन ये मना रहे थे कि काश प्रशियाई अफसर को रात में चुपके से ये लड़की मिल जाती और सारे सहयात्रियों को सुबह एक सुखद आश्चर्य मिलता। इससे बेहतर भला और क्या हो सकता था? और फिर किसी को पता भी कहाँ चलता। वो अफसर से कह सकती थी कि उसे अपने साथियों की परेशानी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो उसका कहा मान रही है। और वैसे भी ऐसी लड़कियों को इन सब बातों का ज्यादा फर्क थोड़े ही पड़ता है। लेकिन इस विचार को प्रकट करने की हिम्मत अभी कोई नहीं कर रहा था। दोपहर में जब वे बोरियत से मरे जा रहे थे तो काउंट ने गांव की तरफ घूमकर आने का प्रस्ताव रखा। सब ने गर्म कपड़े लपेटे और एक छोटा सा दल गांव की तरफ निकल पड़ा। बस कॉनूर्दे और दोनों नने उनके साथ नहीं गईं। थोड़ी देर बाद वे मैदान में पहुंच गए जो बर्फ से ढका हुआ था। चारों महिलाएं तीनों पुरुषों से आगे चल रही थीं। लवासो, जो सारे हालातों को समझ रहा था, उसने अचानक पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वो लड़की उन्हें यहाँ रोके हुए है। हमेशा शिष्टता बरतने वाले काउंट ने कहा,
कि यदि वो अपनी इच्छा से जाए तो ठीक है, वरना इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए उस पर दबाव तो नहीं डाल सकते ना। मिस्टर कार्ल लमादो ने आशंका जताई कि यदि फ्रांसीसी सेना दीएप के रास्ते वापसी करती है तो दोनों सेनाओं के बीच टोटे में भिड़ंत होने की पूरी संभावना है। ये बात सुनकर दोनों सज्जन और भी परेशान हो गए। लवासो ने पूछा, क्या हम यहाँ से पैदल नहीं जा सकते? काउंट ने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसे हिमपात में पत्नियों के साथ पैदल जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया भी तो वे लोग 10 मिनट के अंदर हमारा पीछा करके हमें पकड़ लेंगे, हमें बंदी बना लिया जाएगा और फिर हम सब इनकी दया पर होंगे। ये बात 16 आने सच थी और एक बार फिर सबने चुप्पी साध ली। अचानक सड़क पर सामने की तरफ से जर्मन ऑफिसर आता दिखाई दिया। महिलाओं की बगल से गुजरते हुए उसने अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया और पुरुषों की तरफ एक हिकारत भरी नजर डालकर वो आगे बढ़ गया। चर्बी की गुड़िया के कान गुस्से से लाल हो गए और उसके साथ चल रही महिलाओं को अपमान का एहसास हुआ, क्योंकि वे उस लड़की के साथ चल रही थीं जिसके साथ ऑफिसर इतने अशिष्ट ढंग से पेश आया था। लेकिन जल्दी ही उस ऑफिसर की कदकाठी और उसका चेहरा मोहरा उनकी बातों का विषय बन गया। मदाम कार्ल लमादो कई अफसरों को नज़दीक से जानती थीं और इसीलिए खुद को इन मामलों का एक्सपर्ट मानती थीं। उसे ये अफसर अच्छा खासा भा गया था, यहाँ तक कि उसे इस बात का भी मलाल था कि वो फ्रेंच नहीं था। नहीं तो वो एक ऐसा खूबसूरत साथी साबित होता जिसका साथ पाने के लिए औरतें लालायित रहतीं। होटल वापस लौटकर फिर किसी के पास कोई काम नहीं था। सारी परिस्थितियों के बारे में कुछ तीखी टिप्पणियां की गईं और फिर खाना खाकर सब लोग सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर सब इकट्ठा हुए। अब उनके चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही थी। महिलाएं अब चर्बी की गुड़िया से बस इक्का दुक्का शब्द ही बोल रही थीं। तभी चर्च की घंटियां सुनाई दीं। शायद किसी को बैप्टाइज किया जा रहा था। चर्बी की गुड़िया का एक बच्चा था जो इवेतो में किसानों के पास पल रहा था। पिछले 1 साल से उसने बच्चे को देखा नहीं था, लेकिन किसी बच्चे के बैप्टाइज किए जाने का ख्याल आते ही उसके मन में अपने बच्चे के लिए कोमल भावनाएं जोर मारने लगीं और उस समारोह में शामिल होने की उसकी इच्छा जाग उठी। जैसे ही वो वहां से रवाना हुई, सब ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और कुर्सियां आसपास खींचकर बैठ गए। वे अब इस मसले का कोई फाइनल हल ढूंढना चाहते थे। लवासो को एक बात सूझी, क्यों ना ऐसा किया जाए कि चर्बी की गुड़िया को यहाँ छोड़कर बाकी सबको आगे जाने की परमिशन मिल जाए। ये विचार सबको बड़ा अच्छा लगा। मिस्टर फॉलेनवी के जरिए ऑफिसर तक तुरंत ये बात पहुंचाई गई, लेकिन फॉलेनवी ने थोड़ी ही देर में आकर अपने खरखराते स्वर में बताया कि जर्मन ऑफिसर ने उसकी एक नहीं सुनी थी और ये संकेत दिया था कि उसकी इच्छा पूरी होने तक सबको यहीं रुकना पड़ेगा। अब मिसेस लवासो का गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा, हम यहाँ बूढ़े होकर मरने तक थोड़े ही पड़े रहेंगे। अगर इस औरत का धंधा ही ऐसा है कि हर किस्म के लोगों के साथ सोती है, तो वो एक और को कैसे इनकार कर सकती है? रुएन में तो वो किसी में भी फर्क नहीं करती थी, यहाँ तक कि कोचवानों के साथ भी सो चुकी होगी। और आज ऐसी एक औरत के कारण हमें यहाँ सड़ना पड़ रहा है। ये तो सब्र की इंतहा हो गई। मेरे ख्याल से वो ऑफिसर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो लंबे समय से अकेलेपन से लड़ रहा है और निस्संदेह वो हम तीनों में से किसी को चुन सकता था, लेकिन नहीं, वो तो साझी संपत्ति से ही तसल्ली करने को तैयार है बेचारा। वो विवाहित औरतों का सम्मान करना जानता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर फिलहाल वही मालिक है। उसे केवल ये कहने भर की देर थी कि मुझे ये औरत चाहिए और उसके सैनिक हमें जबरन उठाकर ले जाते। दोनों औरतों के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। पुरुष बैठकर इस मसले पर विचार विमर्श करने लगे। गुस्से से बौराया लवासो चाहता था कि उस बदजात लड़की को हाथ पांव बांधकर दुश्मन के पास पहुंचा दिया जाए, लेकिन काउंट को कूटनीति का गुण विरासत में मिला था। वो होशियारी से काम लेने के पक्ष में था। उसने कहा, बेहतर होगा हम लोग मिलकर कुछ फैसला करें। फिर सब लोग बैठकर अपनी साजिश रचने लगे। महिलाएं अलग बैठी धीमी आवाज में बतिया रही थीं। वो एकदम अजीबोगरीब बातें भी बड़ी नज़ाकत और सलीके से कह रही थीं। जिस तरह की भाषा का वे प्रयोग कर रही थीं, उसे सुनकर कोई भी अजनबी कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन इस तरह की बातों से उनके शरीर में जैसे बिजलियां सी कौंध रही थीं। वो काफ़ी उत्साहित थीं और पूरे जोश में थीं। वो ऐसा रस ले लेकर बातें कर रही थीं जैसे कोई लालची रसोइया अपने मालिक के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रहा हो। इन बातों में उन्हें इतना मज़ा आने लगा कि उनके दिलों में रौनक फिर से लौट आई। पुरुषों की मंडली में भी कमोबेश यही हाल था। लवासो ने कुछ अश्लील किस्म के लतीफ़े सुनाए, लेकिन इस बार किसी ने भी उसका बुरा नहीं माना।
सबके दिमाग में मदाम लवासो की ये बात घूम रही थी। अगर उसका यही धंधा है तो ऑफिसर के साथ सोने में उसे परहेज क्यों है? मदाम कार्ल लमादो शायद सोच रही थी कि चर्बे की गुड़िया की जगह अगर वो होती तो एक बार से ज्यादा कभी मना नहीं करती। उन लोगों ने उसे घेरने की योजना पर बड़े ही विस्तार से चर्चा की, मानो किसी दुर्ग को घेरने की योजना बना रहे हों। सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं बांट लीं। उन्होंने हमले की योजना तय की, बहाने सोचे, अचानक धावा बोलकर चौंका देने के उपाय सोचे, ताकि ये जीता जागता दुर्ग दुश्मन को अपने कमरे में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। कॉनूर इन सारी बातों से अलग रहा और उसने इस बहस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे अपनी बातों में इतने व्यस्त थे कि चर्बी की गुड़िया के अंदर आने की उन्हें खबर तक नहीं हुई। काउंट ने धीमे से श की आवाज़ की। सबकी आंखें उसकी तरफ घूम गईं। अचानक छा गई चुप्पी से लड़की थोड़ा सकपका गई, लेकिन काउंटेस ने तुरंत माहौल को संभालते हुए कहा, कैसा रहा प्रोग्राम? मोटी लड़की में फिर से ममता की भावनाएं उफान मारने लगीं। उसने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। सब ने बड़े ही प्रेम से उसकी बातें सुनी। दोपहर के खाने के समय इन महिलाओं का लड़की के प्रति व्यवहार काफ़ी नम्र था। वे उसका विश्वास जीतना चाहती थीं। खाने की मेज़ पर बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत बलिदान के उदाहरणों से भरी हुई थी। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ के प्राचीन उदाहरण दिए। जूडिथ और होलोफर्नेस, ल्यूक्रेस और सेक्सटस और फिर क्लियोपेट्रा की कहानी सुनाई गई कि कैसे वो अपने रूप का इस्तेमाल करके दुश्मनों को अपने बस में कर लिया करती थी। फिर इन जाहिल धन पशुओं की कल्पना में उपजी एक विचित्र कहानी उसे सुनाई गई कि कैसे रोम की औरतें कापुआ गई थीं ताकि वो हैनिबल और उसके अफसरों और उसके भाड़े के सिपाहियों को फुसलाकर अपनी बाहों में सुला दें। उन्होंने उन तमाम औरतों की कहानियां सुनाईं जिन्होंने दुश्मन के हाथ में पड़ने के बाद अपने शरीर को जंग का मैदान और सफलता का हथियार बना लिया। उन्होंने एक अंग्रेज परिवार का भी किस्सा सुनाया जिसने अपनी एक औरत को एक खतरनाक बीमारी से संक्रमित कराया ताकि वो नेपोलियन बोनापार्ट को बीमार कर सके, लेकिन किसी चमत्कार के कारण बोनापार्ट इस संक्रामक बीमारी से बच गया। ये कहानियाँ ऐसे रोमांचित कर देने वाले और उत्साह से भर देने वाले अंदाज से सुनाई जा रही थी कि उन्हें सुनकर कोई भी उनका अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाए। इन कहानियों को सुनने के बाद कोई भी महिला इस बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती थी कि उसका एकमात्र कर्तव्य है अपने रूप का बलिदान करना और विजेता सैनिकों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। चर्बी की गुड़िया ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पूरी दोपहर इन लोगों ने उसे सोचने का मौका दिया। अब वे उसे मदाम की बजाय मैडमोजेल कहकर पुकारने लगी थीं। शायद उसका दर्जा नीचे गिराकर वे उसे उसकी शर्मनाक स्थिति का एहसास कराना चाहती थीं। रात का खाना लगने के दौरान मिस्टर फॉलेनवी एक बार फिर वहां आए और उन्होंने फिर से वही सवाल किया। प्रशियाई ऑफिसर ने मुझे मिस एलिजाबेथ रूसे से ये पूछने का आदेश दिया है कि क्या उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है? चर्बी की गुड़िया ने रूखे अंदाज में कहा, नहीं सर। खाने के दौरान फिर से मायूसी छाई हुई थी। हर कोई नए उदाहरण पेश करने के लिए अपने दिमाग दौड़ा रहा था, लेकिन किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी काउंटेस ने बड़ी वाली नन से संतों के परोपकार की कहानियां सुनाने का आग्रह किया। दोनों ननें महिलाओं को संतों की कहानियां सुनाने लगीं। बीच बीच में वे उनके सवालों के जवाब भी दे रही थीं। उन्होंने कहा कि अब्राहम का बलिदान तो बहुत सरल था। वो खुद भी दैवी आदेश पर अपने माता या पिता तक की हत्या कर सकती थीं। उनके विचार में कोई भी काम बुरा नहीं था, क्योंकि अगर उस काम को करने का उद्देश्य पवित्र और ऊंचा हो तो भगवान कभी नाराज नहीं होता। ननों की इन बातों का चर्बी की गुड़िया पर थोड़ा थोड़ा असर होता दिखाई दे रहा था। अब बातचीत का रुख थोड़ा बदल गया। दोनों ननों ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि चेचक से ग्रस्त सैकड़ों सैनिकों की देखभाल के लिए उन्हें हावड़ के अस्पतालों से बुलावा भेजा गया है, लेकिन इस प्रशियाई ऑफिसर की जिद के कारण उन्हें यहाँ रुकना पड़ा है। उनके यहाँ रुकने से बड़ी संख्या में फ्रांसीसी सैनिक मर जाएंगे, जिनकी जान शायद समय पर इलाज मिलने से बचाई जा सकती थी। सैनिकों की सेवा करना इन ननों की विशेषता थी। वे क्रीमिया, इटली और ऑस्ट्रिया में रह चुकी थीं। जंग के दौरान वे युद्ध भूमि से घायलों को निकालकर अस्पतालों तक पहुंचाती थीं। बड़ी नन के चेहरे पर मौजूद चेचक के कई निशान उसकी दास्तान को और भी असरदार बना रहे थे। इन दोनों की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों के पास कहने के लिए अब और कोई बात ही नहीं बची।
जल्दी ही सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए और दूसरे दिन काफ़ी देर बाद नीचे उतरे। नाश्ते के दौरान पूरी तरह चुप्पी छाई रही। पिछली रात उन्होंने जो बीज बोया था वो उसे अंकुर फूटने के लिए समय दे रहे थे। खाने के बाद काउंटेस ने बाहर घूमने का प्रस्ताव रखा, जिसे सबने स्वीकार कर लिया। काउंट चर्बी की गुड़िया की बाह में बाह डाले उनके पीछे चल रहा था। अपनी प्रतिष्ठा का फायदा उठाते हुए वो अब अभिभावक की भूमिका में आ गया था और चर्बी की गुड़िया को मेरी बच्ची जैसे संबोधनों से पुकार रहा था। जल्दी ही वो मेन मुद्दे पर आ गया। तो मेरी बच्ची, तुमने ये फैसला किया है कि हम यहीं रहें और पराजय के बाद होने वाली हिंसा का सामना करें, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक बार वो समर्पण करने को तैयार नहीं हो जो तुम अपने जीवन में ना जाने कितनी बार कर चुकी हो। चर्बी की गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर काउंट ने बड़े ही स्नेह से, तर्कों से और भावनात्मक दबाव से उसे कमज़ोर करने की कोशिश की। वो लड़की को कुर्बानी के लिए उकसाने लगा, लेकिन चर्बी की गुड़िया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर दूसरे लोगों के साथ हो ली। जैसे ही वे वापस होटल में पहुंचे, वो अपने कमरे में चली गई। बाकी लोग इस दुविधा में पड़े थे कि क्या करें। बेचैनी अपने चरम पर थी। अगर ये लड़की ऐसे ही अड़ी रही तो क्या होगा। जैसे तैसे करके भोजन का वक्त आया। वे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मिस्टर फॉलन भी कमरे में आए और बोले कि मिस रूसे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे भोजन पर नहीं आएंगी। सबके कान तुरंत खड़े हो गए। काउंट होटल मालिक के पास गया और धीरे से बोला, क्या वो अंदर है? हाँ, होटल मालिक ने कहा। तुरंत ही सबने राहत की सांस ली और उनके चेहरों पर चमक आ गई। लिवासो जोर से बोला, क्या यहाँ शैंपेन मिल सकती है? कीमत मैं चुकाऊंगा। कुछ ही पल बाद होटल मालिक 4 बोतलें शैंपेन ले आया और सब लोगों के बीच एक खुशनुमा बातचीत शुरू हो गई। सबके चेहरों पर खुशियां दिखाई दे रही थीं। उनकी बातों में अचानक से जीवंतता और रौनक सी आ गई थी। शैंपेन का थोड़ा सुरूर चढ़ने के बाद अब उनके बीच घटिया मजाक और द्विअर्थी संवाद शुरू हो गए। हर कोई उनका आनंद ले रहा था। खाने के बाद मीठा खाते हुए महिलाओं ने भी इशारों इशारों में कुछ मजाक किए। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे काफ़ी अधिक पी चुकी थीं। अचानक लिवासो उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में शैंपेन से भरा ग्लास था। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा, ये जाम हमारी मुक्ति के नाम। सब ने जोरदार आवाज में सहमति जताई। यहाँ तक कि दोनों ननों ने भी शराब को अपने होठों से लगा लिया, जिसका स्वाद उन्होंने आज तक कभी नहीं चखा था। उनके मुताबिक उसका स्वाद तेज लेमोनेड जैसा था, बल्कि शायद उससे थोड़ा बेहतर। इस सब के बीच कॉनूर्दे ने कुछ नहीं कहा था और ना ही कोई भद्दे इशारे किए थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। कई बार उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव भी दिख जाते थे। आधी रात के करीब सब लोगों ने अपने कमरों में जाने का फैसला किया। लिवासो ने चलते चलते कॉनूर्दे के पेट में धौल जमाते हुए कहा, तुम खुश नजर नहीं आ रहे, ना ही कुछ बोल रहे हो, बात क्या है? कॉनूर्दे ने अपना सिर उठाया और सब पर तीखी भयंकर नजर डालते हुए बोला, मैं कहे देता हूं, तुम सब कमीनेपन के दोषी हो। तुमने कमीनापन किया है। बहुत बुरे हो तुम। फिर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। लिवासो एक बार के लिए तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन फौरन ही उससे उबरते हुए बोला, अरे यार, वो ईर्ष्या से जल रहा है। उसकी बात कोई समझा नहीं, इसलिए फिर लिवासो ने उस रात का गलियारे वाला किस्सा उन्हें सुनाया और एक बार फिर से वही हंसी ठट्ठे का माहौल बन गया। महिलाएं तो हंस हंस कर पागल ही हुई जा रही थीं। काउंट को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? अरे हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और उसने इनकार कर दिया था? हाँ, और वो इसलिए क्योंकि प्रशियाई ऑफिसर बगल वाले कमरे में था। और अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे ना कि आज शाम को उसे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। और तीनों एक बार फिर से हंसी के मारे बेदम हो गए। फिर सब लोग अपने कमरों में चले गए। गलियारे के अंधेरे में पूरी रात फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाज़ें और नंगे पैर चलने की आहटें सुनाई देती रहीं। अगले दिन मौसम साफ था और सर्द धूप में बर्फ चमक रही थी। गाड़ी होटल के सामने तैयार खड़ी थी। कोचवान भेड़ की खाल ओढ़े तैयार था। उसने सीट के नीचे सिगड़ी सुलगा दी थी और प्रसन्न यात्री रास्ते के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर अपना सामान समेट रहे थे। वे बस चर्बी की गुड़िया का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो भी आ गई। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी और शर्मिंदगी के भाव थे।
वो धीमी चाल में अपने सहयात्रियों की तरफ बढ़ी, जो सब एक साथ ऐसे मुड़ गए मानो उन्होंने उसे देखा ही ना हो। काउंट ने बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से अपनी पत्नी की बाँह पकड़ी और उसे इस अपवित्र स्पर्श से दूर ले गया। चर्बी की गुड़िया सकपकाकर रुक गई। फिर हौसला जुटाकर वो मिल मालिक की पत्नी के पास पहुंची और उसका अभिवादन किया। उसने बस धीमे से सिर हिला दिया। सभी काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रहे थे और उससे दूरी बनाए हुए थे, मानो वो अपनी स्कर्ट में कोई भयानक रोग छिपाए हो। फिर वे जल्दी से गाड़ी में सवार हो गए, जबकि चर्बी की गुड़िया सबसे बाद में अकेले सवार हुई और अपनी पहली वाली जगह पर बैठ गई। सब लोगों के हाव भाव ऐसे थे मानो वो उस चर्बी की गुड़िया को जानते ही ना हों, उसे देख ही नहीं पा रहे हों। मदाम लवासो ने दूर से ही उसे देखते हुए अपने पति के कान में फुसफुसाकर कहा, अच्छा हुआ मुझे उसके साथ नहीं बैठना पड़ा। फिर गाड़ी चलने लगी और यात्रा शुरू हो गई। शुरू में कोई कुछ नहीं बोला। चर्बी की गुड़िया ने नज़रें झुका रखी थीं। उसे अपने सहयात्रियों पर गुस्सा और शर्म दोनों महसूस हो रहे थे। इन्हीं लोगों के दबाव के चलते उसे उस ऑफिसर के सामने समर्पण करना पड़ा था और अब वे उससे अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे थे। असहनीय होती चुप्पी को तोड़ने की गरज से काउंटेस ने मदाम कार्ल लमादो की तरफ मुड़कर पूछा, क्या आप मदाम दायत्रेले को जानती हैं? हाँ जानती हूँ, वो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। हाँ, बहुत ही आकर्षक महिला हैं वो, बहुत ही उच्च शिक्षित और अच्छी कलाकार और बड़ी अच्छी गायक भी हैं। मिल मालिक और काउंट आपस में बातें करने लगे और खिड़कियों के कांच की झंझनाहट के बीच बीच में कूपन, प्रीमियम, लिमिट, अंतिम तिथि जैसे शब्द सुनाई दे जा रहे थे। लवासो होटल से पुराने ताश के पत्ते चुरा लाया था, जो पिछले 5 साल से खाने की मेज़ पर पड़े रहने के कारण बदरंग और चिपचिपे हो गए थे। वो अपनी पत्नी के साथ ताश खेलने लगा। दोनों ननों ने अपनी कमर पेटी से अपनी जाप की माला निकाली, सीने पर सलीब का निशान बनाया और होठों ही होठों में तेजी से बुदबुदाना शुरू कर दिया। वे बार बार अपने गले में लटके पवित्र क्रॉस को चूमती, सीने पर सलीब बनाती और प्रार्थना करने लग जाती। कॉनूरदे चुपचाप बैठा सोच रहा था। 3 घंटे बाद लवासो ने ताश के पत्तों को एक तरफ रख दिया और बोला, मुझे भूख लगी है। उसकी पत्नी ने एक पैकेट निकाला जिसमें पके मांस का एक टुकड़ा था। उन्होंने इसे बराबर से पतले पतले कतलों में काटा और दोनों बड़े मज़े से खाने लगे। काउंटेस ने कहा, चलो हम भी खाना खा लेते हैं। काउंट सहमत हो गए और काउंटेस ने दोनों दंपतियों के लिए तैयार किया गया खाना निकाला। चीनी खरगोश की तस्वीर से सजे ढक्कन वाली रकाबी में सूअर के मांस और अन्य चीज़ों से बना ये स्वादिष्ट व्यंजन था। साथ में अखबार में लिपटा पनीर का चौकोर टुकड़ा रखा था। दोनों ननों ने एक बड़ी सी सॉसेज निकाली जिससे पूरे वातावरण में लहसुन की महक फैल गई। कॉनूरदे ने अपने कोट की जेब में दोनों हाथ डाले और उबले अंडे और ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला। सब आराम से अपनी अपनी चीज़ों को खाने में लग गए। चर्बी की गुड़िया हड़बड़ी और मानसिक परेशानी के चलते कुछ लाने के बारे में सोच ही नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से के भाव आ रहे थे। सामने बैठे सारे लोग मज़े ले लेकर खा रहे थे और किसी ने उससे एक बार भी नहीं पूछा। उसके पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने उन पर चिल्लाने, उन्हें अपनी नफरत की बाढ़ में डुबो देने के लिए मुंह खोला, लेकिन क्षोभ के कारण उसका गला रुंध गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो खुद को इन मक्कार शरीफजादों की हिकारत में डूबा हुआ महसूस कर रही थी, जिन्होंने पहले तो उसकी बलि चढ़ाई और फिर बेकार की चीज़ की तरह उसे खारिज कर दिया। उसे खाने के सामान से भरी अपनी टोकरी और उसमें रखे शोरबे में डूबे मुर्गे, फल और बोतलें याद आ रहे थे। अचानक उसका गुस्सा समाप्त हो गया, जैसे बेहद जोर से तान दिया गया कोई धागा अचानक टूट जाए। अब उसे रोना आ रहा था। उसने अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आंखों की कोर से आंसुओं की बूंद गालों पर होते हुए टपक ही पड़ी, जैसे पत्थरों के बीच से रिसकर पानी की पतली धार निकल रही हो। वो झुककर बैठी थी और उसकी निगाहें एक जगह जमी थीं। आंखों से निकले आंसू उसके सीने को भिगो रहे थे। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे नहीं देख रहा था, लेकिन काउंटेस ने उसे देख लिया था। उसने इशारा करके अपने पति को बताया, लेकिन उसने कंधे झटक दिए, जैसे कह रहा हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई दोष थोड़ी है। मिसेस लवासो मन ही मन जीत की हंसी हंस रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, हाँ, शर्म के मारे रो रही है और क्या।
दोनों ननों ने बची हुई सॉसेज को कागज में लपेटकर फिर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अपने अंडों को पचाने के लिए कॉनूर्दे ने अपने पांव सामने की सीट तक फैला दिए, बाहों को मोड़कर सीने पर रखा और फिर उसने एक प्रसिद्ध गाने मार्सेयेज की धुन पर सीटी बजानी शुरू कर दी। सभी के चेहरे एकदम काले पड़ गए। जाहिर था कि ये लोकप्रिय गीत उसके पड़ोसियों को भा नहीं रहा था। वे बेचैन और परेशान हो उठे और उन कुत्तों की तरह दिखने लगे जो कोई भयानक वाद्य सुनकर गला फाड़कर चिल्लाने लगते हैं। कॉनूर्दे ये बात जानता था, लेकिन वो रुका नहीं। बीच बीच में कभी कभी वो इन शब्दों को भी गुनगुना देता था। देश के प्रति सच्चा प्यार, बदला लेने को करे पुकार, आज़ादी प्यारी आज़ादी, लड़ते चलो काहे का डर। गाड़ी की गति अब तेज हो गई थी। शायद वो ठोस बर्फ पर चल रही थी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ सड़क पर लग रहे झटकों के बीच दीएप तक की लंबी उदास यात्रा के दौरान कॉनूर्दे लगातार प्रतिशोधी भाव से यही धुन बजाता रहा और साथ बैठे लोगों को मजबूरन उन सीटियों के साथ गाने की पंक्तियां याद दिलाता रहा। चर्बी की गुड़िया लगातार रो रही थी। बीच बीच में वो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी और धुंधलके में बैठे लोगों की दो कतारों के बीच बस उसकी एक खामोश सी सिसकी गूंज उठती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।